डीएपी खाद पर सब्सिडी को 700 रुपए बढ़ाने का फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने डीप ओशन मिशन को भी दी मंजूरी। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या घटकर हुई 2246। पिछले 24 घंटे में मिले 190 मरीज, 587 हुए स्वस्थ। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन समीक्षात्मक बैठक में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं से हुए अवगत। बेहतर नागरिक सुविधाओं पर दिया जोर। और राज्य के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। आज और कल कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के आसार, वज्रपात की भी आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब झारखंड समेत पूरे देश में थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि इसके बावजूद लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए डीएपी खाद पर सब्सिडी को 700 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने डीप ओशन मिशन को भी मंजूरी प्रदान की है। की मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाने और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र प्रौद्योगिकी को विकसित करने के उद्देश्य से गहरा समुद्र अभियान यानी डीप ओशन मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। The main features of that are mineral study 6,000 meters deep in sea. The changes, if any, to be noticed because of climate change. To study more deep sea biodiversity. There will be deep sea ocean survey. There will be advanced marine station for ocean biology. And there will also be offshore ocean thermal energy part of mission. इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए होगी। 3 साल यानी 2021 से 2024 के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2823.4 करोड़ रुपए होगी। गहरा समुद्र परियोजना यानी डीप ओशन मिशन ये सामुद्रिक परियोजना भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन आधारित परियोजना होगी। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो खुले तौर पर बाजार में नहीं मिलती, तो इसलिए ये खुद को ही डेवलप करना भी पड़ता है। तो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी एक आविष्कार है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 67,208 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,97,313 हो गई है। 1,26,740 हो गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 67,000 से ज्यादा कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,03,570 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक 2,84,91,670 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 95.93% हो गया है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 38,52,00,000 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। वहीं कल यानी 16 जून को 19,31,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई।
इधर झारखंड में धीरे धीरे वैश्विक कोरोना महामारी काबू में आता दिख रहा है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब घटकर 2246 हो गई है, जो स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक महकमे के साथ ही जन सामान्य के लिए भी राहत की खबर है। प्रदेश भर में सैंपल जांच में पिछले 24 घंटे में 190 नए मरीज मिले, जबकि कोविड को हराकर 587 लोग स्वस्थ हुए। इस अवधि में सिर्फ 3 मौतें हुई हैं और राज्य का कोरोना रिकवरी रेट फिलहाल 97.86% है। झारखंड में नए दिशा निर्देशों के साथ आज सवेरे से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत अनलॉक 3 लागू हो गया है, जो 24 जून तक प्रभावी रहेगा। नए संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे, जबकि सभी दुकान, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके अलावा यात्री वाहनों के परिचालन को मंजूरी नहीं दी गई है। सभी शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 11 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। सप्ताह के अंत में शनिवार को शाम 4 बजे से सोमवार सवेरे 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान दूध स्टोर खुले रहेंगे। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कोविड रोधी वैक्सीन बेहद कारगर साबित हो रही है और अब तक देश की एक बड़ी आबादी को टीके से आच्छादित किया जा चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 34,63,961 वैक्सीन लगाई गई है। की बात करें तो देश में अब तक 26 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। कल यानी बुधवार को टीकाकरण के 152वें दिन कुल 34,63,000 से ज्यादा टीके की डोज लगाई गई। कोरोना से बच्चे संक्रमित न हों और हों भी तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे लेकर आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किए हैं। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सभी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आयुष मंत्रालय ने भी बच्चों को एक गाइडलाइन जारी की है। कोरोना से बचाव के लिए सबसे पहले उपाय मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। इसके लिए माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को इनके प्रति जागरूक करें। आयुष मंत्रालय ने अपने सुझावों में कहा है कि 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए मास्क इच्छा हो तभी पहनाएं और अगर पहनाएं तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें। गैर मेडिकल या 3 स्तरीय सूती कपड़े का मास्क बच्चों के लिए बेहतर रहेगा, जिसे कलर ट्रेंड को देखते हुए आकर्षक बनाया जा सकता है। गाइडलाइन कहती है कि बच्चों को जहां तक संभव हो घर पर ही रहना चाहिए और यात्रा करने से जितना बचे उतना बेहतर होगा। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को वीडियो और फोन कॉल्स के जरिए दोस्तों और दूर दराज के रिश्तेदारों से जोड़े रखें। छोटे बच्चों में खासकर 2 साल से 5 साल के बच्चे हैं, उनको पेरेंट्स की देखभाल के साथ वो मास्क लगा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। कोशिश ये करनी चाहिए क्योंकि अभी अनलॉक शुरू हो गया है और ऐसे में मॉल्स वगैरह या बाजार जाने की जो बच्चे कर सकते हैं, तो अभी बच्चों को बाहर ले जाने से बचना चाहिए और विशेष रूप से यात्राओं में ले जाने से अभी बचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी बच्चे में कोविड संक्रमण की आशंका है तो घर के बुजुर्ग से दूर रखें, क्योंकि वे गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। परिजनों को बच्चों में 5 विशेष लक्षणों की पहचान करने और उन पर नजर रखने को कहा गया है। इसमें पहला, अगर बच्चे में 4-5 दिन से ज्यादा बुखार रहे, बच्चा भोजन की मात्रा कम कर दे, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, ऑक्सीजन लेवल 95% से नीचे हो और बच्चा सुस्त लगने लगे। अगर इनमें से कोई भी लक्षण बच्चे में दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। गाइडलाइन में कहा गया है कि बच्चों को हल्का गुनगुना पानी पीने के लिए दिया जाना चाहिए। सुबह और रात को 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ब्रश करना चाहिए। 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को तेल मालिश और गर्म पानी के साथ गरारा करना चाहिए। तेल मसाज, नाक में तेल लगाना, प्राणायाम, मेडिटेशन और अन्य शारीरिक अभ्यास के लिए भी 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की क्षमता को देखते हुए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आयुष मंत्रालय के मुताबिक आयुर्वेदिक उपायों में बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए हल्दी दूध, च्यवनप्राश और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का काढ़ा देना चाहिए। कोविड संक्रमण के लक्षणों वाले बच्चों को आयुर्वेदिक दवाओं के जानकार की देखरेख में ही दवा दी जानी चाहिए।
गाइडलाइन में कहा गया है कि बच्चों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और आसानी से पचने वाला ताज़ा और संतुलित भोजन करना चाहिए। गाइडलाइन में बच्चों के खेलने के स्थान, चारपाई, बेड, कपड़े और खिलौनों पर प्रत्येक शाम को कीटाणु रोधक छिड़काव कराने का सुझाव दिया गया है। बच्चों को भरोसा दिया जाना चाहिए कि ये समय भी गुजर जाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीबी निवारण में तेजी लाने की वैश्विक पहल पर एक उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी रोकथाम से जुड़ी रणनीतियों में तेजी लाने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कार्य योजना पर चर्चा करना था। Despite the COVID crisis, we have amplified measures like bi-directional screening, clubbing active TB case finding with COVID-19 surveillance, and doorstep TB services with greater agility and resilience to rapidly gain lost ground and continue providing unimpeded services to TB. जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मास्टर प्रशिक्षकों के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि सरकार अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विशेष चिंता और प्रतिबद्धता रखती है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजातियों की अनूठी चुनौतियों और चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय जनजातीय समुदायों और उनके क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानने के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करने के लिए समर्पित है तथा उनके संरक्षण, सशक्तिकरण और विकास के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान कर रहा है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने बेहतर नागरिक सुविधाओं पर जोर दिया है। उन्होंने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में बैठक आयोजित कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। परिवहन मंत्री सह स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने उपायुक्त अरवा और अधिकारियों के साथ बैठक आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं की समीक्षा कर तेज गति से बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की हिदायत दी। उन्होंने निगम क्षेत्र के नारकीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने उपायुक्त को निर्देश दिया। और जिंदल के समुद्री के जो एजेंसी है, मेन तो जुड़को है, उनका कामकाज पर ऊपर में समीक्षा किया गया। ये 34 वार्ड है ना, 35 वार्ड है। 35 वार्ड के अंदर में इसको कम करना है। अकबर के आप लोग के माध्यम से बहुत बात सामने रखा था कि अमुक वार्ड में खुदाई हो गया, लेकिन उसका बरसात में उस रोड में चलने का लायक नहीं रहा। उसी बात को हम लोग भी संज्ञान लिया। स्थानीय जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा विकसित किए गए डिजिटल कम्युनिटी लाइब्रेरी वेबसाइट को कल लॉन्च किया गया। आज जामताड़ा की कम्युनिटी लाइब्रेरीज का वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से सभी जिलावासी लाइब्रेरी से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोई बुक डोनेट करना चाहता है किसी भी लाइब्रेरी में, वो भी ऑप्शन इस वेबसाइट पे है। इसके अलावा हर हफ्ते जिला के पदाधिकारी किसी न किसी लाइब्रेरी में क्लास लेते हैं, उसकी सूचना भी किस लाइब्रेरी में कौन से क्लास है इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज सवेरे से घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज राज्य के कोडरमा, चतरा, गढ़वा, धनबाद, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्तमान में पूरे राज्य में सामान्य रूप से मानसून सक्रिय है। इसके कारण लगभग हर जिले में बारिश देखने को मिल रहा है। साथ ही गंगा के मैदानी भाग और पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के सीमा पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर भी राज्य में देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 1 जून से लेकर 15 जून तक राज्य में सामान्य रूप से 71.4 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना रहती है, जबकि इस वर्ष सामान्य से 81 मिलीमीटर ज्यादा यानी 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। खूंटी जिले में तरबूज के बाद अब आम की मिठास भी लोगों तक पहुंचने लगी है। जिले में मनरेगा तथा बिरसा मुंडा आम बागवानी के तहत विगत 4-5 सालों में 7,000 एकड़ से ज्यादा भूमि में आम बागवानी की गई है। कोरोना संक्रमण काल में फलों की बढ़ती मांग ने आम बागवानी के लिए किसानों को प्रेरित किया है, जिसका असर यह हुआ है कि झारखंड का खूंटी जिला मैंगो हब के रूप में उभर रहा है और तोरपा और मुरहू में बड़ी संख्या में महिला मंडल की दीदियों ने गैर सरकारी संस्था प्रदान के सहयोग से आम की खेती की है, जिससे उनकी माली हालत में सुधार हुआ है। हम लोग का गाँव में अभी प्रधान की ओर से आम बागवानी 17 एकड़ में हुआ था। उसके बाद हम लोग मनरेगा के ओर से मैं तो लगाई हूँ। आम बागवानी से जुड़े किसानों ने बताया कि इस बार आम की अच्छी फसल हुई है। दशहरी मालदा की बिक्री के बाद अब आम्रपाली, मलिका और लंगड़ा आम भी बाजार में पहुंचने के लिए तैयार होने को है। और फल से हम लोग कुछ फायदा ले रहे हैं, खेती भी करते हैं उसके बीच में साग सब्जी का और साल का इनकम हम लोग करीब 1.5 से 2 लाख आ जाता है। यहाँ का आम बाजार में कितना खास समझा जाता है, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें आम बेचने के लिए बाजार भी नहीं जाना पड़ता है और गांव के बगीचे से ही थोक के भाव उनके आम बिक जाते हैं। कई किसान आम बेचकर 50,000 से लेकर 1.5-2 लाख तक की आमदनी कर रहे हैं। इस बार तो अच्छा फल आया है, करीब 60-70 हजार का हो जाएगा इनका। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि विगत 4-5 वर्षों में जिले में 7,000 एकड़ में आम बागवानी की गई है। इस वर्ष 2,500 एकड़ में आम बागवानी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को बाजार उपलब्ध कराने और आम की पैदावार के लिए प्रोसेसिंग यूनिट खोलने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खूंटी जिला के रूप में जाना जाएगा। पिछले करीब 4-5 सालों में ये ऑब्जर्वेशन जो नरेगा से निकल के आ रहा था कि हम लोग ने करीब 7,000 एकड़ में मैंगो प्लांटेशन किया है और इसका फल भी आना स्टार्ट हो गया है और फल के कारण मैंगो में काफी पर्याप्त मात्रा खूंटी में प्रोडक्शन हो रहा है। फलों के राजा आम की मिठास ने कोरोना काल में भी खूंटी के किसानों और सखी मंडल की दीदियों के जीवन में मिठास भर दिया है तथा आम की बागवानी किसानों के लिए आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और आत्मनिर्भर बनने का खास जरिया बना है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर भी मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS में प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं।
सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए रजो संक्रांति का पर्व मनाया गया। सरायकेला खरसावां में प्राचीन संस्कृति के महान पर्व रजो संक्रांति को लेकर जिले भर में धूम रही। हालांकि कोविड-19 संकट का असर इस वर्ष भी रजो संक्रांति के परंपरागत आयोजन पर देखा गया। बावजूद इसके सभी परंपराओं का निर्वहन करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रजो संक्रांति का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर रजो के परंपरागत गीत भी गूंजते रहे। हम लोग का बहुत अच्छा त्यौहार है, ये पहला त्यौहार है। जैसे कि हम लोग पहला जैसे माड़ी बनाते हैं, उसमें पहले बूढ़ा बूढ़ी को चढ़ाते हैं, तब हम लोग सब मेहमान को एक दूध को बुला के खिलाते हैं, पिलाते हैं। मूलतः कृषि परंपरा से जुड़े रजो संक्रांति के अवसर पर किसान खेती से दूर हो जाते हैं और इस दौरान खेत या जमीन खोदने जैसे कोई भी कार्य नहीं किए जाते। सामाजिक रीति रिवाजों से परंपरागत उत्सव स्त्री प्रधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान खाना पकाने से लेकर घर के सारी घरेलू कार्य पुरुष करते हैं और सभी विशेष रूप से सामूहिक भोजन का आनंद उठाते हैं। और ये हर साल मनाया जाता है हम लोग के लिए, सब लड़की लोग, औरत लोग, ये पर्व हम लोग के लिए अच्छा रहता है। हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं, बच्चा लोग सब कोई। हर साल ये पर्व आता है जून महीना 14-15 तारीख को। कोरोना काल में निश्चित रूप से त्योहार का मजा कुछ फीका जरूर हुआ है, लेकिन उसकी खुशियां बरकरार है, जो जिंदगी में ऊर्जा भरने का काम करती है। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में कल से 22 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। खेल प्रेमियों को टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भारत अगर इस चैंपियनशिप को जीतने में कामयाब होता है तो यह विराट कोहली की अगुवाई में आईसीसी द्वारा आयोजित पहला बड़ा खिताब होगा। को लेकर भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चलना टीम के लिए बेहद जरूरी है, या यूं समझा जाए कि अगर ये खिलाड़ी चले तो दूसरी टीम के लिए दिक्कत का होना तय है। केन विलियमसन वर्सेस जसप्रीत बुमराह। भारतीय टीम अगर 18 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी धाक जमाना चाहती है तो सबसे ज्यादा जरूरी होगा जसप्रीत बुमराह का चलना। हालांकि जसप्रीत भिन्न भिन्न कारणों से लंबे समय से भारतीय टीम से अंदर और बाहर होते रहे हैं। घरेलू सरजमी पर भी बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से दूर रहे। ऐसे में निश्चित रूप से न्यूजीलैंड के खिलाफ वो दमदार तरीके से वापसी का दम भरना चाहेंगे। वैसे बुमराह का परफॉर्मेंस उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन अपने दिन और अपनी रफ्तार के साथ स्विंग के बल पर बुमराह यकीनी तौर पर कीवी कैंप को परेशानी में डाल सकते हैं। वहीं केन विलियमसन की बात करें तो फिलहाल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप रैंक बल्लेबाज हैं, जबकि वहीं जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजों में टॉप रैंक पर हैं। वैसे केन विलियमसन की पिछली 14 पारियों पर नजर डालें तो इस बल्लेबाज ने 817 रन बनाए हैं। ऐसे में जसप्रीत बुमराह और केन विलियमसन के बीच की भिड़ंत जाहिर तौर पर रोमांच का नया तड़का लगाएगी। आर अश्विन वर्सेस टॉम लैथम। फिरकी धुरंधर आर अश्विन भी इस कड़ी में अहम साबित हो सकते हैं। अश्विन ने अपनी फिरकी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द पैदा किया था। अश्विन फिलहाल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 67 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर हैं। यही नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ असरदार साबित होते आए हैं। वहीं अगर न्यूजीलैंड के उप कप्तान टॉम लैथम की बात करें तो ये बल्लेबाज जाहिर तौर पर भरोसा पैदा करता है। वो अभी फिलहाल टेस्ट रैंकिंग में 12वें पायदान पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि लैथम किस तरह से अश्विन की फिरकी को कंट्रोल करते हैं। रोहित शर्मा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट। भारतीय ओपनिंग की शान और अपने तूफानी अंदाज से अलग पहचान बनाने वाले रोहित शर्मा फिलहाल 1030 रन के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 6ठे स्थान पर हैं। उन्होंने अभी तक इस चैंपियनशिप में 4 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। उनके नाम दोहरा शतक भी है। वहीं न्यूजीलैंड की पेस बैटरी के पेसमैन ट्रेंट बोल्ट ने अभी तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 9 मैचों में 34 विकेट निकाली है। ऐसे में एक बार फिर से ब्लैक कैप्स को अपने इस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद रहने वाली है। विराट कोहली वर्सेस टीम सऊदी।
WTC चैंपियनशिप में भारतीय कप्तान विराट कोहली और कीवी गेंदबाज टिम साउदी के बीच की टक्कर भी अलग रंग दिखाती नजर आएगी। बड़ी बात यह है कि सऊदी के खिलाफ कोहली का रिकॉर्ड अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। सऊदी अब तक 10 बार कोहली को आउट कर चुके हैं। सऊदी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उन्होंने अब तक 51 विकेट लिए हैं। तो कुल मिलाकर इन खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है, क्योंकि जीत का सिक्का इन खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही नजर आएगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। DD न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। DAP खाद पर सब्सिडी को 700 रुपए बढ़ाने का फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने डी पोषण मिशन को भी दी मंजूरी। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या घटकर हुई 2246। पिछले 24 घंटे में मिले 190 मरीज, 587 हुए स्वस्थ। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन समीक्षात्मक बैठक में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं से हुए अवगत। बेहतर नागरिक सुविधाओं पर दिया जोर। और राज्य के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। आज और कल कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के आसार, वज्रपात की भी आशंका।